हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम हिंदी में क्लास 8 का मॉडल पेपर नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 2 है। मॉडल पेपर नंबर 1 मेरे चैनल पर अपलोड किया गया है, आप उसे वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले सामान्य निर्देश दिए गए हैं, वही सामान्य निर्देश जो पिछले पेपर में दिए गए थे। सबसे पहले अपना नामांकन अनिवार्य लिखें, सभी प्रश्नों का हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्न पत्र में प्रश्नों के साथ दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए और सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित है। अब हम देखते हैं हमारे प्रश्न। तो सबसे पहले खंड अ दिया गया है। खंड अ में क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी विकल्प वाले प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 8 और सभी प्रश्न एक एक नंबर के हैं। क्या दिया गया है? नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, लाख की चूड़ियां पाठ के अनुसार बदलू का पैतृक धंधा बंद हो गया था। ऑप्शन ए मशीनीकरण के कारण, बी बदली मानसिकता के कारण, सी शहरीकरण के कारण, या फिर डी काज के प्रति आकर्षण के कारण। इसका आंसर हो जाएगा अ मशीनीकरण के कारण, यानी लाख की चूड़ियां पाठ के अनुसार बदलू का पैतृक धंधा मशीनीकरण के कारण बंद हो गया था। अब हमारी प्रश्न संख्या सेकंड है, बाज और सांप पाठ में घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ऑप्शन ए वह दुखी था, बी वह सबसे नाराज था, सी वह शिकायत करने में असमर्थ था, या फिर डी बाज अपने जीवन से संतुष्ट था। तो इसका आंसर हो जाएगा द डी बाज अपने जीवन से संतुष्ट था। अब हमारी प्रश्न संख्या 3 है, दीवानों की हस्ती पाठ के अनुसार किसकी खुशी सहसा अश्रुधारा में बदल जाती है। ऑप्शन ए दीवानों के पड़ोसियों की, ऑप्शन बी दीवानों के सगे संबंधियों की, ऑप्शन सी दीवानों के शत्रुओं की, या फिर ऑप्शन डी दीवानों के हमजोलियों की। तो किसकी खुशी अश्रुधारा में बदल जाती है? दीवानों के सगे संबंधियों की। तो इसका आंसर हो जाएगा ब दीवानों के सगे संबंधियों की। अब हमारी प्रश्न संख्या 4 है, ते ही पूत अनोखो जायो सूरदास के पद पाठ के अनुसार रेखांकित पद का अर्थ है। यानी ते ही पूत, अब इसमें रेखांकित पद है पूत पर, तो इसका अर्थ क्या है? तो पूत यानी क्या होता है? पूत का मतलब होता है पुत्र। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला धागा, ब पवित्र, स पुत्र, या फिर द पतला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुत्र। अब हमारी प्रश्न संख्या 5 है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार आज भी भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऑप्शन ए ईमानदारी को, बी उच्च आदर्शों को, सी परोपकार को, या फिर डी धर्म को। इसका आंसर हो जाएगा ब उच्च आदर्शों को। अब हमारी प्रश्न संख्या 6 है, मिठाई का सही बहुवचन कौन सा है। अब मिठाई का बहुवचन क्या होता है? मिठाइयाँ, ये तो हमें पता है। अब इसमें से सही कौन सा है? तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मिठाई, ऑप्शन बी मिठाइयाँ, ऑप्शन सी वो भी मिठाइयाँ हैं पर इसमें छोटी ई है, या फिर ऑप्शन डी मिठाइयाँ। अब इसके अंदर मी की मात्रा बड़ी कर दी गई है। अब मिठाइयाँ हैं तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। अब हमारे पास ब स द 3 ऑप्शन बचे हैं। अब इनमें से सही मिठाइयाँ कौन सा लिखा हुआ है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी स मिठाइयाँ, क्योंकि ये जो मिठाई की बड़ी ई की मात्रा है ये छोटी ई में बदल जाएगी और पीछे यहाँ लग जाएगा। तो मिठाई का सही बहुवचन कौन सा है? ऑप्शन स मिठाइयाँ। अब हमारी प्रश्न संख्या 7 है, मुख्य शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। अब प्रत्यय प्रत्यय यानी क्या होता है? जो किसी शब्द के पीछे लग के उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब मुख्य शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? मुख्य शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है इया प्रत्यय। ऑप्शन डी इया। मुख्य शब्द में इया प्रत्यय लगा हुआ है। अब हमारी प्रश्न संख्या 8 है, कबीर की सखियों के अनुसार कबीर ने किसकी जाति पूछने से मना किया है। अ साधु की, ब विद्वान की, स महाजनों की, या फिर द निर्धन की। इसका आंसर होगा अ साधु की। अब हमारा इसमें खंड ब है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी जिसका आंसर हमें 1 से 2 लाइन में देना है। प्रश्न संख्या 9 से 14। अब हमारी प्रश्न संख्या 9 है, पानी की कहानी पाठ में पानी की बूंद बेर के पेड़ से अत्यधिक नाराज क्यों है। इसका आंसर है क्योंकि पेड़ को बड़ा करने के लिए उस जैसी
असंख्य बूंदों ने कुर्बानी दी है। अब हमारी प्रश्न संख्या 10 है, अकबरी लोटा पाठ में लाला झाऊलाल के अनुसार बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या नियम बनाए थे? इसका आंसर है, बुजुर्गों ने नियम बनाए थे कि खड़े होकर या सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। यानी हमें खड़े होते समय पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए और दौड़ने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अब हमारी प्रश्न संख्या 11 है, सुदामा चरित पाठ के आधार पर बताइए कि श्री कृष्ण की महिमा से कौन अनभिज्ञ थे? इसका आंसर होगा, सुदामा पांडे श्री कृष्ण की महिमा से अनभिज्ञ थे। अब हमारी प्रश्न संख्या 12 है, भगवान के डाकिये कविता में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को क्या संदेश दिया गया है? यानी भगवान का डाक जो कविता दी गई है हमें, उसमें प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को क्या संदेश मिला है? इसका आंसर है, प्रकृति के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य को भी प्रकृति की तरह ही भेदभाव त्याग कर ही रहना चाहिए। यानी जैसे प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती है, वैसे मनुष्य को भी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब हमारी प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। यानी हमें नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसका एक शब्द लिखना है, यानी वन वर्ड लिखना है, एकार्थी शब्द लिखना है। तो फर्स्ट है दूर की सोचने वाला, तो जो दूर की सोचता है उसे हम क्या कहते हैं? दूरदर्शी। और सेकंड है सब कुछ जानने वाला, तो जो सब कुछ जानता है उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ। तो इसके पहले में आएगा दूरदर्शी और दूसरे में आएगा सर्वज्ञ। अब हमारी प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, किस किस के लिखने हैं? सूर्य के और मित्र के। तो अब सबसे पहले सूर्य के पर्यायवाची देखते हैं। सूर्य के पर्यायवाची है रवि और भानु, या फिर हम लिख सकते हैं दिनकर, दिवाकर, ये भी सूर्य के पर्यायवाची हो सकते हैं। और सेकंड है मित्र, मित्र का दिया गया है सहचर, साथी, या फिर हम दोस्त भी लिख सकते हैं। अब ये तो हमारा खंड ब पूरा हो गया, अति लघुत्रात्मक। अब है खंड स, लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 से 22 लघुत्रात्मक, यानी जिसके आंसर हमें 3 से 4 लाइन में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 15 क्या है? हमें ग्लानि हो रही थी। बस की यात्रा पाठ में लेखक और उसके मित्रों को किस कारण ग्लानि हो रही थी? इसका आंसर है, जिस बस में चढ़कर लेखक और उसके मित्र यात्रा करने वाले थे, उस बस की अवस्था बहुत जीर्ण शीर्ण थी तथा बस सदियों के अनुभवी निशान लिए हुए थी, जिसके प्राण कभी भी समाप्त हो सकते थे, इसलिए ग्लानि हो रही थी। यानी लेखक और उसके मित्र जिस बस में यात्रा कर रहे थे वह बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, यानी वह बहुत ज्यादा उपयोग में ली गई हुई थी, इसलिए उन्हें ग्लानि हो रही। अब हमारी प्रश्न संख्या 16 है, जहाँ पहिया है पाठ में लेखक को अपनी कौन सी सोच मूर्खतापूर्ण लगी? इसका आंसर है, लेखक ने सोचा था कि महिलाएं साइकिल चलाना सीखकर कुछ पैसे ही तो कमाती होंगी, लेकिन जब उसने उनकी आजादी संबंधी बात सुनी तब उसे अपनी सोच मूर्खतापूर्ण लगी। अब हमारी प्रश्न संख्या 17 है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी अब हमें नीचे एक प्रसंग दिया गया है, एक पद दिया गया है, उसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। यानी वह हमारे बुक में कौन से चैप्टर में से आया गया है, इसके कवि कौन है और कवि हमें क्या कहना चाहता है, ये सब हमें लिखना है। तो हम देखते हैं हमें कौन सा पद दिया गया है। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब हम इस पद की व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रसंग। प्रसंग यानी ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, इसके कवि कौन है। प्रस्तुत साखी कबीर द्वारा रचित कबीर की साखियां शीर्षक से ली गई है। इसमें कबीर दास ने आडंबर एवं दिखावे की भक्ति करने वालों की आलोचना की है। अब हम इसकी देखते हैं व्याख्या। कबीर दास जी कहते हैं कि भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति हाथों में माला फेरते हैं और उनकी जीभ मुख्य अंदर चलती रहती है, अर्थात राम राम का उच्चारण करती रहती है, किंतु उनका मन दसों दिशाओं में भटकता है। कबीर दास जी कहते हैं कि इस प्रकार ये ईश्वर का स्मरण नहीं है, अर्थात भक्ति का दिखावा मात्र है, क्योंकि भक्ति के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। यानी जो व्यक्ति हाथ में माला फेरते हैं और मुख से तो राम राम बोलते हैं, परंतु उनका मन सब तरफ होता है, तो ये जो है ईश्वर का स्मरण नहीं है, ये सब दिखावा है। भक्ति में तो मन की एकाग्रता आवश्यक होती है। तो ये तो वही हमारा प्रश्न संख्या 17। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 18। 18 क्या कह रहा है?
निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब हमें नीचे मुहावरे दिए गए हैं, हमें उनका अर्थ लिखना है तथा वाक्य में प्रयोग करना है। अब कौन कौन से मुहावरे दिए गए हैं? पहला क्या है? टोपी उछालना। और सेकंड है जान हथेली पर लेकर चलना। अब हमें टोपी उछालना और जान हथेली पर लेकर चलना का अर्थ और वाक्य में प्रयोग देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोपी उछालना का अर्थ। टोपी उछालना का अर्थ क्या होता है? अपमानित करना। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? आजकल के बच्चे माता पिता की टोपी उछालने में देर नहीं करते हैं। यानी आजकल के बच्चे माता पिता को अपमानित करने में देर नहीं करते हैं। अब सेकंड है जान हथेली पर लेकर चलना, यानी मृत्यु से न डरना। अब इसका वाक्य प्रयोग होगा वीर हमेशा जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं। यानी जो वीर होते हैं वो मृत्यु से नहीं डरते हैं। तो वीर हमेशा जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं। अब हमारी प्रश्न संख्या 19 है, सड़क पर चलते समय किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कोई चार लिखिए। यानी सड़क पर चलते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उन सब बातों में से कोई चार बातें लिखनी है। इसका आंसर है फर्स्ट, सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, यानी लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। सेकंड, सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देशानुसार चलना चाहिए। थर्ड, सड़क पार करते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए। फोर्थ, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। तो ये तो हो गए सड़क पर चलते समय कोई भी चार नियम। आप इनकी जगह कोई और चार नियम भी लिख सकते हो। अब हमारी प्रश्न संख्या 20 है, स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों को क्या क्या प्रयास करना चाहिए? इसका आंसर है फर्स्ट, विद्यार्थी स्वयं के शरीर की सफाई रखें, इसके लिए नित्य स्नान करें और साफ कपड़े पहने। सेकंड, शौच के उपरांत हाथों को साबुन से धोएं। थर्ड, अपने नाखूनों को काटें जिससे उनमें गंदगी न रहे। फोर्थ, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए। फिफ्थ, बाजार की खुली चीजें खरीदकर कभी भी नहीं खानी चाहिए। और सिक्स, कच्ची सब्जी व फलों को हमेशा अच्छी तरह धोकर ही खाना चाहिए। अब हमारी प्रश्न संख्या 21 है, नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी अब हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका हमें रिक्त स्थान में पूरा करना है। तो कौन कौन से शब्द है? ज्ञान, तीर्था, अब, पूत, हस्ती और बच्चों। अब हमें नीचे सेंटेंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, कह कंचन के खाली जगह धाम सुहावत। अब इस खाली जगह में क्या आएगा? इसमें आएगा अब। कह कंचन के अब धाम सुहावत। सेकंड है, सूर श्याम को हटकी न राखे ते ही खाली जगह अनोखा जाए। तो इस खाली जगह में क्या आएगा? पूत। सूर श्याम को हटकी न राखे ते ही पूत अनोखो जायो। अब थर्ड है, साधु से खाली जगह पूछना चाहिए। इसमें आएगा ज्ञान। साधु से ज्ञान पूछना चाहिए। फोर्थ है, सदियों से बूढ़ी नानी तमाम खाली जगह को सुना रही। तो इसमें आ जाएगा बच्चों। सदियों से बूढ़ी नानी तमाम बच्चों को सुना रही। अब फिफ्थ है, पक्षियों की पंखों पर खाली जगह है। तो इसमें आएगा तिरता। पक्षियों की पंखों पर तिरता है। अब लास्ट सेंटेंस है, दीवानों की क्या खाली जगह आज यहाँ कल वहां चले। तो इसमें आएगा हस्ती। दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहां चले। तो हम एक बार वापस देख लेते हैं कि इन 6 खाली जगहों में क्या क्या आएगा। फर्स्ट में आएगा अब, सेकंड में पूत, थर्ड में ज्ञान, फोर्थ में बच्चों, फिफ्थ में तिरता और सिक्स में हस्ती। अब हमारी प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलान कीजिए। खंड अ और खंड ब, यानी हमें 2 खंडों में शब्द दिए गए हैं और एक में उसका अर्थ दिया गया है, हमें उन दोनों का मिलान करना है। तो सबसे पहला है निशानी। निशानी का मिलान हम किससे करेंगे? निशानी का मिलान, निशानी मतलब क्या होता है? निशानी यानी चिन्ह। तो फर्स्ट नंबर का मिलान करेंगे ड से, तो निशानी का मिलान करेंगे हम चिन्ह से। सेकंड है सुगंध। सुगंध यानी क्या होता है? मधुर गंध, खुशबू, यानी जो गंध हमें अच्छी लगती है वो होती है सुगंध, यानी मधुर गंध। तो सेकंड का मिलान हम करेंगे च। थर्ड है तमाम। तमाम का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक। तो थर्ड का मिलान करेंगे हम घ से। अब फोर्थ है साध। साध यानी क्या होता है? साधु। तो हम फोर्थ का मिलान करेंगे क से। अब फिफ्थ है पगा। पगा यानी पगड़ी। तो पगड़ी का पगड़ी हो गया, तो फिफ्थ का मिलान करेंगे हम ग से। और सिक्स है
काढ़त, काढ़त यानी कंघी करना। तो 6 का मिलान करेंगे हम ख। तो ये तो हो गया हमारा खंड स। अब हम देखते हैं खंड द। अब खंड द में क्या है, निबंधात्मक प्रश्न, यानी जिसका आंसर हमें 15 से 20 लाइन में देना होता है। तो निबंधात्मक प्रश्न कौन कौन से हैं, 23 से 25। तो प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी अब हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको हमें रीड करना है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, वो हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले अब हम पैराग्राफ रीड करते हैं। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। तब इसके अंदर बाज जो शत्रुओं से लड़ते हुए अपना कीमती रक्त बहाया है, उसके लिए ये पैराग्राफ दिया गया है। तो अब इसमें हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। कौन कौन से, किसने किससे लड़ाई करते हुए रक्त बहाया है। सेकंड, बाज ने अपना जीवन किस तरह बिताया। थर्ड, किसका नाम बड़े गर्व एवं श्रद्धा से लिया जाता है। फोर्थ, बाज के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है। और फिफ्थ है, गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनने हैं। कौन कौन से हैं, डरपोक का विलोम शब्द और मूल्यहीन का विलोम शब्द। अब हमें ये 5 सवाल दिए गए हैं, हमें इनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट का आंसर देते हैं, किसने किससे लड़ाई करते हुए अपना रक्त बहाया है। तो सबसे पहली लाइन में दिया गया है, बाज ने शत्रुओं से लड़ाई करते हुए अपना कीमती रक्त बहाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बाज ने अपने शत्रुओं से लड़ते हुए अपना कीमती रक्त बहाया है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, बाज ने अपना जीवन किस तरह बिताया है। इसका आंसर हो जाएगा, बाज ने अपना जीवन शत्रुओं का सामना करते हुए बड़ी वीरता, साहस और स्वतंत्रता से बिताया है। अब थर्ड है, किसका नाम बड़े गर्व एवं श्रद्धा से लिया जाता है। तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, तुम्हारा नाम बड़े गर्व एवं श्रद्धा से लिया जाएगा। जो समाज के लिए अपने प्राणों का सहर्ष बलिदान करता है, जीवन में साहस और वीरता दिखाता है, स्वतंत्रता एवं सम्मान की रक्षा करता है, उसका नाम बड़े गर्व एवं श्रद्धा से लिया जाता है। जैसे कि हमें इस पैराग्राफ में दिया गया था कि जो बाज था वह समाज के लिए उसने अपना कीमती रक्त बहाया था और बड़ी वीरता और साहस के साथ शत्रुओं का सामना किया था। तो उसी प्रकार जो समाज के लिए अपने प्राणों का सहर्ष बलिदान देता है, जीवन में साहस और वीरता दिखाता है और स्वतंत्रता एवं सम्मान की रक्षा करता है, उसका नाम बड़े श्रद्धा से लिया जाता है। अब फोर्थ है, बाज के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है। तो इसका आंसर होगा, बाज के जीवन से प्रेरणा मिलती है कि साहस, वीरता, त्याग तथा बलिदान की भावना रखनी चाहिए, स्वतंत्रता की भावना और प्रेम का आचरण करना चाहिए। अब फिफ्थ है, विलोम शब्द चुनकर लिखना है। तो डरपोक, डरपोक का विलोम शब्द क्या होता है, निडर। जो पहली लाइन में दिया गया है, ओ निडर बाज, तो डरपोक का विलोम शब्द हो जाएगा निडर। और दूसरा है मूल्यहीन, मूल्यहीन का विलोम शब्द क्या होता है, कीमती। तो वही पहली लाइन में दिया गया है, तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। तो डरपोक का विलोम शब्द हो जाएगा निडर और मूल्यहीन का हो जाएगा कीमती। अब हमारी प्रश्न संख्या 24 है, शैक्षिक भ्रमण पर जाने हेतु आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी अब हमें शैक्षिक भ्रमण के लिए जाना है, शिक्षा के लिए भ्रमण के लिए जाना है। इसके लिए आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। अथवा आप गर्मियों की छुट्टियों में भ्रमण के लिए अजमेर जाना चाहते हैं, आपके मित्र को अपने साथ चलने के लिए एक पत्र लिखिए। या फिर आप गर्मियों की छुट्टियों में कहीं घूमने जाना चाहते हो, तो अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है अपन को कि तुम भी मेरे साथ चलो। या तो ये लिखना है या फिर अपने प्रिंसिपल को लिखना है कि हमें शैक्षिक भ्रमण के लिए जाना है, आप मुझे अनुमति दे। हम बारी बारी से दोनों पत्र देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, शैक्षिक भ्रमण पर जाने हेतु आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयपुर। तो अब जहाँ पे कॉमा लगाई हुई है तो हमें भी सबके पीछे कॉमा लगानी है। अब इसके बाद हम लिखेंगे विषय, शैक्षिक भ्रमण के संबंध में, यानी जिस टॉपिक पर आपको
पत्र लिखना है वो विषय हो जाएगा। तो अभी हमें किस के लिए लिखना है, शैक्षिक भ्रमण की अनुमति के लिए लिखना है, तो हम लिख देंगे शैक्षिक भ्रमण के संबंध में। उसके बाद लिखेंगे महोदय, निवेदन है कि हम कक्षा 8 अ के सभी छात्र शैक्षिक भ्रमण पर रावत भाटा कोटा जाना चाहते हैं। वहां हमें परमाणु विद्युत संयंत्र आदि की जानकारी प्राप्त होगी तथा वहां के दर्शनीय स्थानों का भौगोलिक ज्ञान भी प्राप्त हो सकेगा। अतः प्रार्थना है कि हमें इस शैक्षिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। फिर नीचे लिख देंगे हम समस्त छात्र कक्षा 8 अ, और इस तरफ हम लिख देंगे दिनांक 24 अक्टूबर 2000। आप जब भी ये लेटर लिख रहे हो आप वो दिनांक लिख सकते हो। अब हमारा सेकेंड लेटर देखते हैं, मित्र को पत्र, यानी गर्मियों की छुट्टियों में अपने साथ भ्रमण पर जाने के लिए मित्र को पत्र। तो अब जब मित्र को पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखेंगे हम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 15 नेहरू नगर सिक्कर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे डेट 7 मई 2000। अब जो भी डेट है वो हम डेट लिख देंगे। फिर लिखेंगे प्रिय मित्र मनीष, आज आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई। अब परीक्षाएं समाप्त हो गई है। मेरा विचार गर्मियों की छुट्टियों में भ्रमण के लिए अजमेर जाने का है। मैं चाहता हूँ कि आप भी गर्मियों की छुट्टियों में हमारे साथ अजमेर चले, इसलिए शीघ्र पत्रोत्तर द्वारा अपनी स्वीकृति और आने का कार्यक्रम लिख भेजें। मैं आपके पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में रहूंगा। अपने परिवार में सभी को मेरा प्रणाम। इसके बाद हम लिखेंगे आपका स्नेही मनोज सिंह परिहार, या फिर इसकी जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हो। अब हमारी प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो वो हमें नीचे 2 टॉपिक दिए गए हैं, हमें उनमें से किसी एक पर निबंध लिखना है। पहला टॉपिक है बालिका शिक्षा और दूसरा है जल संरक्षण। अथवा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। फर्स्ट जैसे को तैसा और दूसरा मधुमक्खी और चिड़िया। तो या तो हमें बालिका शिक्षा और जल संरक्षण दोनों में से किसी एक पर निबंध लिखना है, या फिर जैसे को तैसा और मधुमक्खी और चिड़िया दोनों में से किसी एक पर कहानी लिखती है। तो अब हम बारी बारी से ये चारों टॉपिक देखेंगे। आपको जो इजीली लर्न हो वो आप कोई भी एक अटेंड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बालिका शिक्षा पर निबंध देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लिखेंगे हमारे देश में शिक्षा में लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। प्राचीन काल में तो स्थिति सही थी, लेकिन मध्यकाल से कुछ वर्ष पूर्व तक बालिका शिक्षा की स्थिति में गिरावट आई। वर्तमान में बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद लिखेंगे हम बालिका शिक्षा की स्थिति एवं कारण। विभिन्न कोशिशों के बाद भी बालिका शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। कम आयु में विवाह, घरेलू कामकाज में हाथ बटाना, सुरक्षा का अभाव, छोटे भाई बहनों की देखभाल आदि कारणों से बालिकाओं की पढ़ाई में बाधा, आर्थिक स्थिति अच्छी न होने और अभिभावकों के अशिक्षित होने पर भी बालिकाओं की शिक्षा बाधित होती है। उसके बाद हम लिखेंगे बालिका शिक्षा की आवश्यकता। बालिकाओं पर देश का भविष्य निर्भर करता है, क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर माँ की भूमिकाएं निभाती है और माँ किसी भी परिवार की केंद्रीय इकाई होती है। साथ ही शिक्षा द्वारा बालिकाओं का नैतिक, सामाजिक, व्यवहारिक और कौशल विकास हो सकेगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेगी। बालिका शिक्षा के लिए सरकार का प्रयास। सरकार द्वारा ऐसी अनेक योजनाएं चलाई जा रही है जिनसे बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो रही है। गार्गी पुरस्कार वितरण, गरीब बालिकाओं को छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण आदि सुविधाएं बालिकाओं के कल्याण हेतु दी जा रही है। अब हम एंड में लिखेंगे उपसंहार। बालिका शिक्षा से देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न जैसी घटनाओं में कमी और जागरूकता आई है। बालिका शिक्षा का महत्व समझने से सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तो ये तो हुआ बालिका शिक्षा पर निबंध। अब हम देखते हैं जल संरक्षण पर निबंध। तो इसमें भी सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। इस सृष्टि में जल ही जीवन का मूल आधार है। धरती पर जल के कारण ही पेड़ पौधों, वनस्पतियों और जीव जंतुओं का जीवन सुरक्षित है। इसलिए कहा गया है जल है तो जीवन है, या जल ही अमृत है। उसके बाद हम लिखेंगे जल संरक्षण के प्रति दायित्व। हमारी प्राचीन संस्कृति में जल संरक्षण पर उचित ध्यान दिया जाता था।
नदियों एवं तालाबों को स्वच्छ रखा जाता था। कुओं, बावड़ियों, झरनों आदि जल स्रोतों की सुरक्षा की जाती थी, परंतु वर्तमान में जल संरक्षण के प्रति उपेक्षा की जा रही है। उसके बाद लिखेंगे जल संकट एवं संरक्षण। आजकल सब और प्रदूषण फैलने से तालाब, कुएं, बावड़ियां आदि सूख रहे हैं। भूमि के अंदर का जल लगातार दोहन करने से घट गया है। बड़ी नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए और सभी जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना चाहिए। अब हम लिखेंगे उपसंहार। जल ही जीवन का आधार है, इसलिए जल संरक्षण के लिए जल चेतना में जागृति का प्रसार होना चाहिए। तो ये तो हुआ जल संरक्षण पर निबंध। तो या तो हम बालिका शिक्षा या फिर जल संरक्षण, दोनों में से किसी एक पर निबंध लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं जैसे को तैसा कहानी। किसी जंगल में सारस और गीदड़ रहते थे। स्वभाव भिन्न होते हुए भी वे दोनों गहरे दोस्त। एक दिन गीदड़ ने सारस को खाने की दावत पर बुलाया। सारस के आने पर गीदड़ ने बड़ी सी थाली में खीर परोसकर उसके सामने रख दी। सारस ने थाली में से खीर खाने की कोशिश की, मगर चोंच के न डूबने से वह खीर का एक एक चावल उठाकर खाने लग गया। इस बीच गीदड़ सारी खीर चट कर गया। बेचारा सारस भूखा लौटा। उसने चलते चलते अगले दिन गीदड़ को खाने का न्योता दिया। दूसरे दिन गीदड़ ठीक समय पर सारस के यहाँ पहुंच गया। गीदड़ ने लंबी सुराही में खीर परोसकर रखी थी। सारस मजे से खीर खा गया। गीदड़ का मुंह सुराही में घुस नहीं सकता था, अतः उसे सुराही के बाहर लगे खीर के चावलों से ही संतोष करना पड़ा। गीदड़ खिसियाकर लौट गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है किसी से बुरा व्यवहार न करो, या फिर जैसे को तैसा, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। अब हम हमारी सेकंड कहानी देखते हैं, मधुमक्खी और चिड़िया की कहानी। एक समय की बात है कि एक चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी थी। उसी समय एक मधुमक्खी पानी में गिर गई। चिड़िया ने उसे डूबता देखकर एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। डूबती हुई मधुमक्खी पत्ते पर बैठ गई। जब उसके पंख सूख गए तब वह उड़ गई। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वह चिड़िया का शिकार करने के लिए निशाना साधने लगा। चिड़िया को शिकारी का पता नहीं था। मधुमक्खी ने खतरे को समझ लिया। उसने तुरंत ही शिकारी के डंक मार दिया, जिससे शिकारी का निशाना चूक गया और चिड़िया की जान बच गई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भलाई का फल भला ही मिलता है, यानी जब हम अच्छा काम करते हैं तो उसका हमें फल अच्छा ही मिलता है। तो ये तो हुई मधुमक्खी और चिड़िया की कहानी। तो ये हुआ हमारा संस्कृत क्लास 8 का मॉडल पेपर 2। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।